नमस्कार सभी को। मैं नवनीत गौतम फिजिक्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हिंदी मीडियम भौतिक विज्ञान की कक्षाएं आपकी चल रही हैं। तो आइए, जहां तक मैंने आपको पढ़ाया था वहां तक पढ़ने के बाद नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। तो वहां तक आपने नोट्स बना के अच्छे से तैयार कर लिए होंगे। आइए फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका, मैंने आपको लास्ट पढ़ाया था परावैद्युतांक, और उसके बाद एक डेरिवेशन कराया था F नोड अपॉन F इज इक्वल्स टू क्या होता है, K होता है। इसके बाद है निकालें आप कूलाम के नियम का सदिश रूप। ठीक है, कूलाम का नियम पढ़ा है ना आपने, तो कूलाम का नियम जो है ना आपका, उसका सदिश रूप पढ़ना है। सदिश रूप आप समझते हैं, 11th में आपने पढ़ा था कि भौतिक राशि दो प्रकार की होती है, आदिश राशि और सदिश राशि। आदिश राशियों में केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है, और सदिश राशियों में दिशा भी होती है, परिमाण भी होता है, दोनों होते हैं। तो हेडिंग क्या है, कूलाम के नियम का सदिश रूप। ठीक है ना, कूलाम के नियम का सदिश रूप। इस डेरिवेशन को देख लीजिए अच्छे से। तो आप देखें कूलाम के नियम का सदिश रूप, ठीक है ना। इस चित्र को आप देखेंगे अच्छे से तो समझ में आ जाएगा आपको। आप जानते हैं ये y अक्ष है और ये आपका x अक्ष है। आप एक काम करें, दो बिंदु आवेश मानिए, एक बिंदु आवेश तो ये है और दूसरा बिंदु आवेश ये है। ठीक है, तो दो बिंदु आवेश हैं। पहले आवेश को क्या मानोगे आप, Q1 मान लो, और दूसरे आवेश को आप क्या मानोगे, Q2। दोनों को यहां से मिला दो इस तरीके से। ठीक है, तो पहला बिंदु आवेश और ये मिला दो आपस में। तो पहले बिंदु आवेश का जो स्थिति सदिश है, 11th क्लास में आपने स्थिति सदिश और पढ़ा होगा। स्थिति सदिश क्या होता है, यानी ऐसा सदिश जो किसी बिंदु की स्थिति को दर्शाता है, स्थिति के बारे में बताता है, वो क्या कहलाता है, आपका स्थिति सदिश कहलाता है। ठीक है ना। तो पहला आवेश आपने कितना माना, Q1, दूसरा आवेश आपने कितना माना, Q2। इसकी जो Q1 जो आवेश है, इसका स्थिति सदिश मान लो आप कितना है, वेक्टर R। ठीक है ना। Q2 जो आपका बिंदु आवेश है, इसका जो स्थिति सदिश है आप कितना मान लो, वेक्टर R। समझ में आ रही बात आपको। तो एक काम और कर लो, इसे बिंदु A मान लो और इसे बिंदु B मान लो। बिंदु देखो ध्यान देना, बिंदु A पर आवेश Q1 रखा है, बिंदु B पर आवेश Q2 रखा है। तो आप देखोगे जो आवेश Q1 पर आवेश Q2 बल लगाएगा, मान लो ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, दोनों प्लस के हैं, तो प्रतिकर्षण बल लगेगा, वैद्युत प्रतिकर्षण बल। ठीक है ना, समझ सकते हैं आप लोग। तो पहले आवेश पर दूसरे आवेश पर, देखो पहले आवेश पर दूसरे आवेश के द्वारा लगने वाला बल, कल मैंने आपको बताया था, उसे किससे प्रदर्शित करते हैं, F12 से। ठीक है ना। और ये दोनों प्लस के हैं तो प्रतिकर्षण बल लगेगा, यानी बाहर की ओर, ये प्लस और आपका ये भी प्लस। तो ये जो बल लग रहा है ये कौन सा है, वेक्टर F12। समझिए ना, 1 पहला आ रहा है तो इसका मतलब आवेश Q1 पर लग रहा है बल, 2 बाद में आ रहा है यहाँ पे, तो इसका मतलब आवेश Q2 के द्वारा बल लग रहा है। इसके बाद देखो, जब आवेश Q1 पर आवेश Q2 के द्वारा प्रतिकर्षण बल लगेगा, तो आवेश Q2 पर आवेश Q1 के द्वारा भी तो प्रतिकर्षण बल लगेगा, तो ये बल भी इस तरफ हो जाएगा। और मैंने दिशा बताई थी आपको, है ना, जो प्रतिकर्षण बल है या आकर्षण बल है, वैद्युत बल एक शब्द में कहें तो वो इस तरफ ऐसे है ना, किसी और दिशा में नहीं होता। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है, दोनों रेखाओं को मिलाने, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के समांतर होता है। ठीक है ना, अनुदिश यानी उसी रेखा में होता है। ये आपका कितना हो जाएगा, F21। F21 का क्या मतलब हो जाएगा, यानी आवेश Q2 पर आवेश Q1 के द्वारा लगने वाला बल। ठीक है, ये आपका चिन्ह है। तो बिंदु A का स्थिति सदिश वेक्टर R1, बिंदु B का स्थिति सदिश वेक्टर R2, और ये आप मान लो, देखो Q2 से आप Q1 की तरफ चल रहे हैं, तो इसका स्थिति सदिश मान लो R21। दिशा B से A की तरफ है, यानी Q2 से Q1 की तरफ है, तो 2 पहले है ना, और 1 बाद में, 1 बाद में, तो इसका स्थिति सदिश आपने कितना माना, R21। बात समझ गए आप। तो ये चित्र बस आपको समझना था, ये आपको क्लियर होगा। आइए फिर आगे चलते हैं। तो जैसा चित्र में दिखाई दे रहा है वो सब बातें आवश्यक आपको लिखनी पड़ती है। ठीक है ना। तो आप क्या कहेंगे, आप यही कहेंगे कि माना कोई बिंदु आवेश Q1 तथा Q2 है, जैसा चित्र में दिख रहा है वैसे आपको लैंग्वेज में लिखना होता है। माना कोई दो बिंदु आवेश Q1 तथा Q2 है,
जिनके स्थिति सदिश क्रम से है r1 वेक्टर r1 तथा वेक्टर r2 है। बात समझ आ रही है आपको? जिनके स्थिति सदिश क्रम से है वेक्टर r1 तथा वेक्टर r2 है। इसके बाद देखो आप इनके बारे में बता दो। वेक्टर F12 क्या है? आप कहेंगे वेक्टर F12 Q1 पर आवेश Q1 पर आवेश Q2 के द्वारा लगने वाला वैद्युत बल है तथा वेक्टर F21 आवेश Q2 पर आवेश Q1 के द्वारा लगने वाला वैद्युत बल है। ठीक है, बस मेन लैंग्वेज लिख दो और फिर देखो आगे चलते हैं। देखो एक नियम होता है सदिश त्रिभुज नियम, उसे लगाएंगे। ठीक है, सदिश त्रिभुज नियम से, सदिश त्रिभुज नियम। देखो ये नियम क्या होता है इसे समझ लीजिए आप। थोड़ा अलग सा डायरेक्शन है, इसे समझने का प्रयास कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे मान लो हमें ए पे जाना है, ठीक है, तो हमारे पास दो रास्ते हैं। हम डायरेक्ट ओ से ए पे चले जाए, एक रास्ता तो ये है। तो देखो एक रास्ता है डायरेक्ट हम ओ से कहाँ चले गए? ए पे। बात समझ में आ रही होगी आपको? या दूसरा रास्ता है हमारे पास कि हम ओ से बी पे जाएं और बी से फिर कहाँ जाए? ए पर जाए। समझ रहे हो ना बात? पहला रास्ता है कि ओ से डायरेक्ट ए पे चले जाए, दूसरा रास्ता है कि हम पहले ओ से बी पे जाए और बी से ए पर जाए। तो देखो ओ से बी पर गए और फिर बी से कहाँ जाओगे? बी से आप ए पर चले। बात समझ आ रही है? तो आप यहाँ से बी ए का मान निकालो। तो देखो वेक्टर बी ए का मान क्या आ जाएगा? वेक्टर ओ ए माइनस वेक्टर ओ बी। ठीक है ना? वेक्टर बी ए कितना हो जाएगा आपका? वेक्टर ओ ए माइनस वेक्टर ओ बी इधर आ जाएगा। ठीक है, बात समझ आ रही है आपको? तो आइए फिर आगे चलते हैं। तो एक बार देख के बताएं, वेक्टर बी ए कितना है आपका? निकालना है आपको। वेक्टर ओ ए कितना है? वेक्टर ओ ए आपका वेक्टर r1 माइनस वेक्टर ओ बी कितना है आपका? वेक्टर ओ बी आप देख सकते हैं चित्र से कितना है? वेक्टर r2। ठीक है, तो बी ए आपका कितना है? वेक्टर r1 माइनस वेक्टर r2। 11th क्लास की बातों का यूज हो रहा है। ये 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा सदिश त्रिभुज नियम। तो इस डायरेक्शन में 11th क्लास की बातों का यूज हो रहा है। ठीक है ना? आइए फिर आपको एक बात और पता है, कोई भी जो सदिश होता है, ठीक है ना, ये बात मैं इधर को बता देता हूँ आपको। क्या होता है देखो, मान लो कोई सदिश है वेक्टर ए, तो इसका यदि आपको मॉडुलस निकालना है ना, तो उसे आप इस तरीके से प्रदर्शित करते हैं। किसी सदिश का परिमाण जो होता है मॉडुलस लगाते ही वेक्टर हट जाता है तो केवल परिमाण बचता है। तो मान लो कोई सदिश है वेक्टर ए, तो उसका परिमाण इस प्रकार भी दिखा सकते हैं आप और इस प्रकार भी दिखा सकते हैं। दोनों क्या है? परिमाण। परिमाण का मतलब केवल संख्या बता रहा है। जैसे 25 किलोमीटर तो 25 दिखा रहा है, ये नहीं बता रहा है कि 25 किलोमीटर उत्तर है दक्षिण है क्या है ना, दिशा नहीं बताता। तो परिमाण का मतलब एक तरीके से मात्रा। तो इसका भी परिमाण निकालो तो क्या करना पड़ेगा? मैंने बताया मॉडुलस किसी वेक्टर का ले दोगे तो उस पर से वेक्टर हट जाता है। ये बी ए निकल के आ गया आपका, तो ये इधर मॉडुलस लगा है तो यहाँ पर मॉडुलस लग जाएगा। इसमें वेक्टर r1 माइनस वेक्टर r2। बात समझ में आ रही है आपकी? तो वेक्टर बी ए भी आपने निकाला और इसके बाद बी ए भी आपने निकाल दिया। देखो हमें निकालना क्या है? कूलाम के नियम का सदिश रूप लेना है। तब कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम का सदिश रूप आपको लेना है। तब कूलाम के नियम का सदिश रूप, कूलाम के नियम का क्या लेना है? सदिश रूप लेना है। देखो कूलाम का नियम क्या होता है भाई? यहाँ पे बल, कूलाम का नियम वैद्युत बल को ही तो दर्शाता है, लेकिन यहाँ पे बल भी दो प्रकार के हैं आपके। एक तो है वेक्टर F12 और एक है वेक्टर F21। तो सबसे पहले किसके बारे में बात कर ले? वेक्टर F12 के बारे में बात कर ले। ठीक है ना? तो यहाँ आ जाएगा आपको वेक्टर F12 बराबर, वेक्टर लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सदिश रूप की बात कर रहे हैं। देखो 1/4 क्या होता है? एप्सिलॉन। एप्सिलॉन में बताया था कहाँ आता है? जहां पर दोनों आवेशों के बीच कोई माध्यम होता है, निर्वात या वायु नहीं होता बल्कि कोई माध्यम अन्य होता है। क्या होता है? Q1 Q2 अपॉन r²। लेकिन आपको एक बात 11 से पता होगा कि जो कोई एकांक सदिश होता है वो दिशा को दर्शाता है केवल। उसका परिमाण तो एकांक यानी एक होता है, लेकिन वो केवल किसे दर्शाता है? दिशा को दर्शाता है, दिशा को। तो वो क्या होता है? एकांक सदिश। तो वेक्टर r, देखो यहाँ पे r दिख रहा है, लेकिन F12 के केस में जो r है ना आपका, ये कितना है? B से A तक, यानी BA है, यानी R21 है। ठीक है ना? कितना है? BA। तो यहाँ पे मैं r की प्लेस में क्या लिख दूं? BA। तो ये हो जाएगा आपका BA का होल स्क्वायर।
बात समझ में आ रही है आपको? क्योंकि आप देखोगे जो आर होती है दोनों आवेशों के बीच की दूरी होती है, तो दोनों आवेशों के बीच की दूरी बी ए तो है, बी से लेकर ए तक बी ए, ठीक है ना, बाद में मान रख देंगे इसका। इसी प्रकार जो दूरी है ना उसी का एकांक सदिश लेंगे, क्योंकि एकांक सदिश क्या दर्शाता है, दिशा को दर्शाता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वेक्टर बी ए के अनुदिश एकांक सदिश, ठीक है ना, वेक्टर बी ए के अनुदिश एकांक सदिश। एकांक सदिश आप समझते हैं, 11वीं क्लास में आपने पढ़ा है कि एकांक सदिश को कैप लगाकर प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। तो F12 आपका क्या जाएगा, आगे देखो Q1 Q2 ऐसे जाएगा, BA का होल स्क्वायर ऐसा कैसे जाएगा। और देखो वेक्टर BA की जो एकांक अनुदिश एकांक सदिश होगा वो क्या हो जाएगा, मैंने बताया था आपको कि आपको पता भी होगा कि एकांक सदिश को वेक्टर BA के अनुदिश है ना, एकांक सदिश को BA के ऊपर कैप लगाकर दर्शा सकते हैं, क्योंकि एकांक सदिश को कैप लगाकर प्रदर्शित किया जाता है। अब एक बात और पता होगी आपको 11वीं क्लास से, ठीक है ना, यहां तक आप नोट कीजिए अच्छे से। एक बात आपको और पता है कि आप क्या करेंगे, ठीक है, आइए देख लेते हैं। एक सूत्र आपने पढ़ा था 11वीं क्लास का ही है, इसमें सारा है ना। देखो मान लो कोई एकांक सदिश है तो उसका सूत्र होता है एकांक सदिश का वेक्टर ए अपॉन ए, क्या होता है, ए कैप बराबर होता है वेक्टर ए अपॉन ए। तो आप देखो यहाँ बी ए कैप है तो क्या आ जाएगा, वेक्टर बी ए अपॉन बी ए, ठीक है ना। तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका F12 वेक्टर F12 बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन इनटू Q1 इनटू Q2 अपॉन ये बी ए का होल स्क्वायर बिल्कुल एडिटिव रहेगा, इनटू में क्या आ जाएगा वेक्टर बी ए अपॉन बी ए, है ना, अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। क्योंकि किसी सदिश का परिमाण क्या होता है, वेक्टर ए मतलब सदिश का वेक्टर अपॉन उसका परिमाण, तो ये सदिश वेक्टर बी ए आ जाएगा और अपने में क्या आ जाएगा बी ए, है ना, समझ गए होंगे आप लोग। तो यहाँ तक ये आपके क्लियर है, यहाँ तक आप नोट कीजिए इसे। इसके बाद आगे चलते हैं, ठीक है ना। एक यहाँ तक सबसे पहले आपको मैंने डायग्राम बताया और फिर उसके बाद सदिश त्रिभुज नियम लगा करके मैंने आपको यहाँ तक समझाया। फिर देखो मान रखना है, बस अब और कुछ नहीं करना है ना। इसके बाद मान रखेंगे, आइए मैं मान उधर रख देता हूँ, ठीक है ना, इधर से दिख जाएगा आपको सारा, ठीक है, मान रखते हैं। तो देखो इसके बाद क्या करेंगे आप, इन सबके मान रख दो। बी ए का मान देखो क्या है F12, ठीक है ना। तो आपने यहां तक तो नोट कर लिया होगा, मैं उधर से रख कर देता हूं। वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लेना, बाकी नोट्स तो आपको मिल ही जाएंगे। तो ये डेरिवेशन जो है आपका, है ना, क्या है, एक तरीके से है तो कूलाम का नियम ही, लेकिन उसका सदिश रूप है। तो सदिश रूप के बारे में बात कर रहे हैं, आइए फिर देखते हैं। तो यहाँ तक आपको समझ में आ जाएगा। अब देखो इनके मान क्या क्या है, अभी आपने देखे कितने मान रखने हैं। तो वेक्टर F12 देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन, है ना, यहाँ पे क्या है Q1 Q2 अपॉन देखो बी ए का होल स्क्वायर है। बी ए का मान मैंने भी आपको बताया था, वो कितना है आप यहाँ से देख लीजिए, बी ए कितना है। देखो यदि आप वेक्टर बी ए कह रहे हो, ठीक है ना, तो आप वेक्टर R21 लोगे, ठीक, लेकिन बी ए कह रहे हो केवल, तो केवल R21 ले लो बस। तो यहाँ पे क्या जाएगा R21, अब इसका क्या जाएगा होल स्क्वायर, ठीक। यहाँ पे ये एक काम करो, पहले क्यूब हो जाएगा ना, तो पहले एक काम करो, पहले से क्यूब बना लो। तो आप देखोगे बी ए की घात 2 है, बी ए की घात 1 है, तो ये क्या जाएगा बी ए की घात 3। तो बी ए की घात तो 3 बची, और उधर क्या आ जाएगा आपका वेक्टर बी, ये आपका एडिटिव है, ठीक। अब मान लो वेक्टर F12 कितना हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन
इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन BA का मान मैंने बताया आपको R21। वहाँ पर देख सकते हो आप, यदि आप वेक्टर BA लोगे तो वेक्टर R21 लोगे, यदि आप केवल BA ले रहे हैं तो R21 लोगे। तो इसकी घात कितनी है 3, और वेक्टर BA कितना है, जैसे मैंने बताया आपको वेक्टर भी लेना है तो वेक्टर R21 हो जाएगा। एक सूत्र तो आपका ये आ गया, ठीक है। फिर आपने देखा था इनके मान भी तो निकाल रखे हैं, आपने मान निकाल रखे हैं ना, आपने देखा था। देखो मैं दोबारा लिख रहा हूँ, बाकी आप देख लेंगे नोट्स के हिसाब से लिख लेना। आपको मैंने भी आपको बताया था कि वेक्टर BA कितना है आपका, कितना है वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2। फिर मैंने बताया था कि जो आप BA निकालोगे तो वो BA वेक्टर BA पर आपको मॉडुलस लगाना पड़ेगा परिमाण निकालने के लिए। तो कितना था वेक्टर R1 मॉडुलस ऑफ वेक्टर R1 माइनस मॉडुलस ऑफ वेक्टर R2, ठीक है। इसमें फिर आपने एक बात और देखी होगी, जो वेक्टर BA है वो आपका वेक्टर R21 तो है, तो ये आपका क्या है, ये वेक्टर R21 भी है, ठीक है ना। और ये जो BA है ये आपका R21 है, बात क्लियर है ना। तो ये दोनों मान है जो कि, इसलिए आप क्या करोगे मान रख दो, ठीक है। समझ में आ रहा होगा। तो कोई प्रॉब्लम हो तो आप बता सकते हैं कमेंट्स करके, अपनी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स होता है। और बाकी देखो एक मैं आप लोगों से अपेक्षा जरूर करता हूँ कि आप लोग जो भी वीडियो को अच्छे से देखा करें, जो बिल्कुल पढ़ रहे हैं मेरे साथ साथ, वो वीडियो में कमेंट जरूर किया करें। मैं ये नहीं कह रहा कि आप मेरी प्रशंसा करें, जो कमियां हैं वो बताएं या फिर है ना यस लिख दें। केवल मैं बस ये देखना चाहता हूँ कितने लोग वीडियो को पूरी तरीके से देख रहे हैं, कितने लोग पढ़ रहे हैं, है ना। फिर इस तरीके से होना चाहिए कि देखो व्यूज तो वैसे भी आ जाते हैं ना, कोई भी 1 मिनट के लिए खोलता है तो व्यू आ जाता है, लेकिन व्यू आने से फिर मुझे ये क्लियर नहीं होगा ना कि किसी स्टूडेंट ने वीडियो देखी है या कोई वैसे देख के बस व्यू वैसे आ रहे हैं, कोई पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है। तो मुझे पता लगना चाहिए कि कितने स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं और क्या स्थिति है, तभी तो मेरे अंदर मोटिवेशन जागेगा। आप खुद समझ सकते हैं। इतनी विपरीत परिस्थिति के बाद यदि कार्य कर रहा हूँ, आइए कर देखते हैं। तो यहाँ तक आपने देखा, फिर आपको क्या निकालना है, वेक्टर F12 का दूसरा सूत्र हो आ जाएगा ये रिजल्ट। देखो ये तो ऐसे रखो, इसके बाद आप देखेंगे Q1 Q2। देखो R21 जो है आपका R21, इसका मान ले रहा हूँ, ये वाला भी तो मान है इसका, तो आप इसका मान ये वाला भी रख सकते हो वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2, और इसकी घात कितनी है 3। देखो यहाँ पे क्या है वेक्टर R21 का मान ये ब्रैकेट में वेक्टर R1 माइनस ब्रैकेट में वेक्टर R2, ठीक है। तो आप इसे क्या करेंगे बॉक्स में बंद कर दोगे। तो ये आपका पहला सूत्र था और ये आपका दूसरा सूत्र होगा, कर लेंगे ना आप लोग, ठीक है। तो मैंने आपको आपके सामने वेक्टर F1 निकाला और वेक्टर F2 निकाला, बात समझ गए होंगे आप लोग। इसी प्रकार देखो अब जो मैंने बताया था आपको कि आपको वेक्टर F21 भी निकालना है F12 के साथ साथ। तो F21 कैसे निकालोगे, कुछ नहीं करना आपको, पता क्या करना है, बस सिमिलरली कर देंगे इसी प्रकार, इतना लंबा चौड़ा नहीं करना। तो देखो इसी प्रकार करके बिल्कुल ऐसे हो जाएगा आसान। देखो क्या करेंगे, पहले इसका देख लो वेक्टर F12, एक तो इसके तरीके से बनाते हैं। देखो यहाँ क्या हो रहा है, Q1 Q2 तो ऐसे रहेंगे, है ना, और अपॉन में R21 था। देखो F12 लिया तो R21 आ रहा है, अब F21 लेंगे तो R12 आ जाएगा, समझ सकते हैं आप। ये क्या है 21, F12 था ना पहले, अब क्या लेना है 21। तो यहाँ F12 था तो यहाँ 21 था, अब यहाँ 21 है तो यहाँ क्या जाएगा 12। इसकी घात कितनी हो जाएगी 3, समझ रहे ना आप लोग। फिर यहाँ तो ऐसे ही आ जाएगा R12 वेक्टर R12, एक सूत्र आपका याद रहेगा, बात समझ गया। तथा एक और देखो फिर क्या आ जाएगा, एक और ये तो है ही। अब इसके अनुसार देखो वेक्टर F12 आपका कितना आ जाएगा 1/4πε इंटू देखो Q1 Q2, यहाँ तक तो सेम है। अब आप एक बात देख के बताएं मुझे, भाई यहाँ पे 1 2 आ रहा है तो वेक्टर R1 पहले है 2 बाद में आ रहा है, ये क्या है, ये R2 है आपका, ठीक है ना। तो देखो 1 पहले आ रहा है तो वेक्टर R1 पहले आ रहा है, 2 बाद में आ रहा है तो आपका R2 भी बाद में आ रहा है। इसी प्रकार यहाँ पे है, तो आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे आपको F12 नहीं निकालना, आपको यहाँ क्या निकालना है F21, ठीक है ना। क्या निकालना है
F21, तो आप क्या करेंगे, बस पलट जाएंगे, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1 और इसका होल मॉडुलस का, और यहाँ जाएगा वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R, ठीक है ना। एक सूत्र आपका ये बन गया, ठीक है ना। तो ये डेरिवेशन जो मैंने आपको कराया है इसमें आपके पास एक तो ये है, दोनों F12 है और ये दोनों F21 है। F12 मैंने आपको बताया है, आवेश 1 पहले आ रहा है तो आवेश Q1 पर बल लग रहा है, 2 बाद में आ रहा है तो Q2 के द्वारा लग रहा है, तो यानी F12 क्या है, आवेश Q1 पर आवेश Q2 के द्वारा लगने वाला वैद्युत बल, ठीक है, चाहे वो आकर्षण का हो सकता है, प्रतिकर्षण का हो सकता है, लेकिन यहाँ पर दोनों आवेश प्लस वाले हैं, इसलिए बल कौन सा है, प्रतिकर्षण का। इसी प्रकार यहाँ देखो ये F21 है, ये दोनों F21 के व्यंजक है, इसका अर्थ क्या हुआ, आवेश Q2 पर आवेश Q1 के द्वारा लगने वाला वैद्युत बल, ठीक है। तो आप एक बात देख सकते हो, एक व्यंजक तो आपके पास ये है और एक व्यंजक आपके साथ पास ये है। मैं इसे चित्र को रख कर देता हूँ, आपको समझ लिया होगा। देखो इन दोनों व्यंजकों की सहायता से एक नई बात हमें पता चलेगी, वो बात आप देखें कौन सी है, ठीक है ना, वो बात देखें। तो आइए फिर देखते हैं, ये व्यंजक आपको दिख रहा है और एक ही बात है, आप एक बात देखें, F12 है या F21 है, ठीक है ना, ये यहाँ तक बिल्कुल सेम है बिल्कुल, और ऊपर वाला भी सेम है, बस यहाँ पे अंतर है, यहाँ R1 माइनस R2 है, यहाँ R2 माइनस R1 है। तो एक काम करो, इसे डाल दो आप समीकरण 1 और इसे डाल देंगे आप समीकरण 2, तो पता है क्या करोगे आप करो समीकरण 1 से, समीकरण 1 को दोबारा उठा दो। अब एक काम कर दो, इसमें से माइनस कॉमन ले लो बस, देखो माइनस कॉमन लोगे यदि आप तो क्या बचेगा, देखो इसमें तो माइनस कॉमन ले नहीं सकते क्योंकि मॉडुलस है, मॉडुलस में तो माइनस कॉमन ले लो तो भी प्लस ही हो जाता है, बाहर निकल के प्लस ही आता है मॉडुलस से, यहाँ पे कुछ नहीं करना है ना, इतना तो मैथमेटिक्स आपको पता ही होगा, है ना, हालांकि आप धुरंधर हैं वो अलग बात है। देखो यहाँ पे माइनस कॉमन ले लो तो माइनस शुरुआत में आ गया, और यहाँ कितना आ जाएगा आपका वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1, ठीक है जी, वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1। तो देखो माइनस कॉमन लिया। अब मुझे एक बात देख के बताओ आप लोग, ये जो सारा मान है ये वाला नहीं है, देख के बताओ, देखो ये से है ना, ये से ये तो आगे पीछे कर दो, क्या फर्क पड़ता है, आगे पीछे कर दो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैंने बताया यहाँ तो माइनस, यहाँ तो क्या है मॉडुलस है ना, यहाँ मॉडुलस में आगे पीछे कर सकते हैं, है ना। R1 माइनस R2 करोगे तो भी प्लस ही निकल जाएगा बाहर, और R2 माइनस R1 करोगे तो भी वही बात है ना, मैथमेटिक्स समझते होंगे आप लोग, तो ये आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आप देखो ये क्या है, समीकरण 2 से आप इसे क्या लिख सकते हो, F21 लिख सकते हो, लेकिन माइनस बाहर लगा हुआ है तो ये जाएगा वेक्टर F21, और ये कहाँ से बात, ये मान कहाँ से रखा आपने, समीकरण 2 से, ठीक है, मान कहाँ से रखा आपने, समीकरण 2 से। तो देखो एक बात बताओ, आपने न्यूटन का नियम पढ़ा था 11वीं क्लास में, तो उसमें एक बात थी कि यदि हम किसी वस्तु पर जितना बल लगाते हैं, जो वस्तु होती है उतना ही बल विपरीत दिशा में हम पर लगाती है, ठीक है ना, यानी किसी वस्तु पर बल लगाया जा रहा है कैपिटल F, तो वस्तु भी उतना ही बल हम पर लगाएगी, लेकिन वो बल कितना होगा, माइनस F, माइनस वेक्टर F, क्योंकि माइनस क्यों, क्योंकि दिशा कैसी है, विपरीत। देखो मैं दीवार को यदि प्रेस करूँ, है ना, दबाऊं, प्रेस करना तो अलग बात है, यदि मैं दीवार पर चोट मारता हूँ, है ना, तो आप देखोगे मुझे भी चोट लगती है, इसका मतलब क्या हुआ कि जितना बल मैं दीवार में लगा रहा हूँ उतना ही बल मुझ पर भी लग रहा है उल्टा, लेकिन क्या है, दिशा कैसी है, विपरीत। तो ये बल क्या कहलाता है, न्यूटन का क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहलाता है। ये नियम जो है ना 11वीं क्लास में आपने पढ़ा है, इस नियम को न्यूटन का तृतीय नियम कहते हैं, है ना, गति का तृतीय नियम है। तो इसमें क्या होता है, देखो F12 आवेश Q1 के द्वारा, वो आवेश Q1 पर आवेश Q2 के द्वारा लगने वाला बल है, आवेश ये क्या है, आवेश Q2 पर आवेश Q1 के द्वारा लगने वाला बल है। इसका मतलब आवेश Q1 आवेश Q2 पर उतना ही बल लगा रहा है जितना कि आवेश Q2 आवेश Q1 पर लगा रहा है, लेकिन दोनों बल परस्पर दिशा में कैसे हैं, विपरीत हैं। इसी कारण आप समझ सकते हो माइनस चिन्ह आ रहा है, क्योंकि वेक्टर आ रहा है और वेक्टर किसे दर्शाता है, दिशा को दर्शाता है, इसलिए क्या आ रहा है, माइनस चिन्ह, ठीक है ना। तो यहां तक आप लोग नोट कीजिए,
ठीक है, यहाँ तक आप नोट कर लेंगे। तो ये नियम किसका होता है, इसे आप क्या कहते हैं, न्यूटन का तृतीय नियम। तो मैं लिख देता हूँ, यही न्यूटन का तृतीय नियम है। यही न्यूटन का तृतीय नियम है। इसका सीधा सा अर्थ पता क्या है भाई, ये तो हम कूलाम का नियम पढ़ रहे थे ना, लेकिन कूलाम के नियम को लेकर हमने क्या सिद्ध करा, न्यूटन का तृतीय नियम। तो इससे ये भी सिद्ध होता है कि कूलाम का नियम न्यूटन के तृतीय नियम को फॉलो करता है, फॉलो को मतलब पालन करता है। कूलाम का नियम न्यूटन के तृतीय नियम का पालन करता है। ठीक है, बात समझ में आ रही होगी आपको। तो ये डेरिवेशन आप अच्छे से तैयार कर ले रहे हो, बहुत अच्छा डेरिवेशन है। ठीक है, कक्षाएं आपकी चलती रहेंगी, लेकिन मेन जो मैं आपसे एक तरीका आग्रह है यही करना चाहता हूँ, यदि आप वीडियो को अच्छी तरह देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, तो वीडियो के नीचे कमेंट्स जरूर किया करें। ठीक है ना, बाकी और सब चलता रहेगा। ठीक है ना, तो अच्छे से नोट्स बनाते चले साथ साथ, है ना, लर्निंग वर्क भी साथ साथ करते चले, और साथ में आप बुक से भी पढ़ा करें। ठीक है ना, तो ऑल द वेरी बेस्ट, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।